देश में आए दिन हमने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा किए गए काम पर काफी उंगलियां उठते देखा है, और स्पेशली तब जब उन्होंने कहा कि एक जजमेंट के लिए उन्होंने भगवान को याद किया था। अयोध्या जजमेंट की बात करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसी बातें कही थी, और जहां इसके अगेंस्ट में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे दिखे हैं, जिन्होंने कह ही दिया कि भला एक जज फैक्ट्स और लॉजिक की जगह भगवान भरोसे कैसे कोई फैसला ले सकता है। उनके तीखे बोल हमने आपको एक वीडियो में सुनाया था, जहां कहीं न कहीं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सीजेआई पर रिटायरमेंट के बाद अपनी सीट फिक्स करवाने का भी इल्जाम लगाया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हमें सीजेआई के रिटायरमेंट के बाद पता चल सकता है, पर धर्म को लेकर झगड़े या बहसा बहसी हमारे देश में नई बात नहीं है। हालांकि मामले इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जब कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग आकर कुछ इंटरेस्टिंग डिमांड सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देते हैं। ऐसे ही एक केस की हियरिंग दिखी थी जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने एक मुस्लिम वुमेन ने क्लेम कर दिया था कि उसे मुस्लिम पर्सनल लॉज के तहत गवर्न नहीं होना है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ऐसे दिलचस्प केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्या कहा है और कैसे यूनियन को भी ड्रैग करते हुए यूसीसी का मुद्दा बीच में आया है, समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे शायद सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए थोड़े काम आसान कर दिए हैं। अब मामले की शुरुआत होती है इस प्ली के फाइल होने से इस साल के अप्रैल में। ये प्ली, जो कि एक सफिया पीएम द्वारा फाइल की गई थी, ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा डिक्लेरेशन पास करे कि अ नॉन बिलीवर मुस्लिम विल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 इन द केस ऑफ इंटरस्टेट एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन फॉर हर लीनियर डिसेंडेंट। अब इस केस में साफिया ने इनहेरिटेंस लॉज को ही चैलेंज किया है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को समझाते हुए कहा कि देयर इज नो प्रोविजन इफ वी डू नॉट वांट टू बी गवर्न्ड बाय शरिया लॉ। माय फादर इज अ नॉन बिलीवर एंड ही डज नॉट वांट टू फॉलो दिस। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच ने लास्ट हियरिंग में अपने हाथ खड़े कर दिए थे, ये कहते हुए कि भला वे पर्सनल लॉ से जुड़े ऐसे डिक्लेरेशन कैसे पास कर सकते हैं। पिटिशनर को सुझाव देते हुए सीजेआई ने कहा था कि यू कैन चैलेंज शरीयत लॉ एंड वी विल डील विद इट। हाउ कैन वी डायरेक्ट दैट अ नॉन बिलीवर बी गवर्न्ड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट? दिस कैन नॉट बी डन अंडर आर्टिकल 32। और इसी मामले की हियरिंग जब आज वापस से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने उठी, तो पिटिशनर ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा कि आई एम चैलेंजिंग सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट एज इट एक्सक्लूड्स मुस्लिम्स। आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। इस पॉइंट पर एक दिलचस्प जवाब एएसजी ऐश्वर्या भट्टी ने दिया, जिन्होंने सेंटर की ओर से ऐड किया कि दिस गोज अगेंस्ट द एक्ट। वी आर अनसर्टेन इफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड will come into effect as the government is currently examining the matter. Parliament will decide. ये सब सुनकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच, जिसमें कि जस्टिस जीबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे, ने कहा कि प्लीज फाइल अ काउंटर, वी विल इशू नोटिस। और हमने सेंटर का स्टैंड ऑन यूसीसी सुना ही है, जब इंडिपेंडेंस डे के दौरान खुद पीएम मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त जरूरत है, कंसिडरिंग कि अभी वाला कोड काफी कम्युनल है। ऐसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया गया था कि द पिटिशनर, अ बॉर्न मुस्लिम वुमन टू अ नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फादर हु हैज नॉट ऑफिशियली लेफ्ट द रिलीजन, was facing the peculiar problem in protecting her precious civil rights। और उनकी यही डिमांड थी कि इस्लाम छोड़ने के बाद और यहाँ तक कि आफ्टर obtaining a no religion no caste certificate from the authority, petitioner सफिया को अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने देना चाहिए। It is Safiya's case for a declaration that she shall not be governed by Muslim personal law for any of the matters listed in section 2 or 3 of the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937, but there is no provision either in the act or in the rules wherein she can obtain such a certificate। इसी पॉइंट को इस केस में clear vacuum in the statute which can be plugged by judicial interpretation को स्टेट करते हुए साफिया ने सुप्रीम कोर्ट बेंच का रुख किया है। और वैसे ही अभी हाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने ड्यूरिंग द प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट इन जोधपुर में इस बात पर वापस से जोर दिया था अबाउट द लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट ऑफ द जुडिशरी फॉर अ सेक्युलर सिविल कोड। His remarks aligned with his earlier statements from the Independence Day address on August 15, where he portrayed the UCC as a means to replace what he termed the current communal civil code, which he argued discriminates based on religion। और जैसा कि आपको मालूम है, UCC refers to a common set of laws for regulating these aspects like marriage, divorce, inheritance, succession, adoption, etc. for different communities। इन सब के साथ आपको ये भी बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने दिल से विद कपिल चैनल पर इस बारे में बहुत चर्चा की थी कि क्या यूसीसी एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल होने के अलावा काफी पॉलिटिकल भी हो चुका है या नहीं। और इस बारे में उन्होंने क्या कहा है, एक बार देख लेते हैं। राजनीतिक मुद्दा हो सकता है क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र रहा है, और अगर आप देखोगे तो जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां चर्चा हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है।
और मार्च 2024 में उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी कर दिया, और आपको मालूम है कि मई में इलेक्शन होने वाली थी। तो सोच भी राजनीतिक है, और जहां जहां नॉन बीजेपी की सरकारें हैं वहां कोई इसके बारे में चर्चा नहीं। इसके बाद उनके साथ मौजूद कुछ गेस्ट में से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सबसे पहले सवाल किया फैजान मुस्तफा से, जो एक लीगल स्कॉलर है और अभी करंटली वाइस चांसलर ऑफ CNLU भी। और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का सवाल ये था कि भला कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी को क्या सोचकर ऐड किया गया है, और इस मामले में फैजान मुस्तफा ने क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। क्योंकि पर्सनल लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में उसी संविधान सभा ने रखा, तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब यूनिफॉर्म खत्म, यानी पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है और जो आपकी 29 राज्य हैं वो। और तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि भाई आप आर्टिकल 44 में तो यूनिफॉर्म लॉ ऑल इंडिया होगा, और वो गोल है। हाँ? वो गोल है। हाँ। रियलिटी ये है कि अलग अलग लॉ हो सकते हैं। अच्छा। और ये हम सोचते हैं अक्सर कि क्रिमिनल लॉ एक है, पर आपको सर मालूम है कि CRPC में भी हर स्टेट अलग अलग अमेंडमेंट कर लेती है। कोई भी लॉ सेंटर बनाता है, यानी चीटिंग तक पे सेंटर ने लॉ बनाया, फिर सारी स्टेट्स अलग अलग लॉ बना रही हैं। तो यूनिफॉर्मिटी संविधान का गोल नहीं है बेसिकली, लेकिन जस्ट कोड हो और जेंडर जस्ट कोड हो। इसलिए मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया है कि एक संविधान का टीचर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज नहीं कर सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करे। और सर कोड का मतलब भी एक लॉ नहीं है। जैसे हिंदू कोड बिल था, तो एक लॉ तो पास नहीं हो पाया, तमाम पार्लियामेंट में अंबेडकर की अपोजिशन हुई, उन्हें रिजाइन करना पड़ा, कहना पड़ा कि साहब कंप्रोमाइजेस किए नेहरू ने, बहुत से डाइल्यूट किए प्रोविजंस। तो कई लॉ मिला के भी एक कोड बन सकती है। तो लॉ अलग हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लॉ हों वो सब जेंडर जस्टिस पे पूरे उतरे। तो संविधान की मंशा ये है कि नाइंसाफी ना हो किसी के लिए, लेकिन एक लॉ होना कोई बड़ा गोल नहीं है, वरना तो फिर एक सिर्फ यूनियन लिस्ट होती, आपके पास कोई स्टेट लिस्ट ना होती और कोई कॉन्करेंट लिस्ट ना होती। आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि साहब आप इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी हैं। ये अच्छा सवाल है, पर जो टीचर है उसको दोनों पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स के सामने रख देने चाहिए, तो मैं दोनों रख देता हूं। Chandar, what is your view? I think that I would go with your first impression that this is today it is purely a political issue. That's not an answer, because there are many issues which are political. But I don't think that the Uniform Civil Code is an issue which is central to the needs of the nation, to the needs of. अब इस केस में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।